क्लास 12 का टॉपिक सॉल्यूशन चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर 5 हम अभी करेंगे। इससे पहले 4 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। क्या है? द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। अब देखिए, हमारे पास कोई भी द्रव पदार्थ है और उस द्रव पदार्थ को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाष्प में। यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है वो एक खुले पात्र के अंदर करवाई जाए। जैसे खुले पात्र के अंदर हमने क्या किया? द्रव पदार्थ ले लिया, उसको हम गर्म करेंगे और वो क्या हो जाएगा? वाष्प में चेंज हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से द्रव का जो वाष्प में चेंज होना होता है वो क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया। क्या होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास उपस्थित द्रव प्रेजेंट है। यानी कि जब तक पूरा द्रव खत्म नहीं हो जाता तब तक वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। और जो वाष्प है वो कहाँ चले जाएंगे? वायुमंडल में चले जाएंगे, या वायुमंडल में विलीन हो जाएंगे, या वायुमंडल के अंदर मिल जाएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी। अगर इसी प्रक्रिया को एक बंद पात्र के अंदर, ये बीकर ले लिया मान लो, और इसके ऊपर यहाँ से हमने इसको ढक दिया, चाहे बाज क्लास से ढको, और ये क्या है? द्रव पदार्थ है। हम इसको क्या कर रहे हैं? वाष्प में बदल रहे हैं, गर्म करके। यहाँ से हमने क्या कर दिया? बर्नर लगा करके इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही ये गर्म होता है तो वाष्प बनना शुरू होता है। एक निश्चित टेम्परेचर पर जा कर के ये धीरे धीरे वाष्प में चेंज होना शुरू होता है। कुछ समय तक तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि द्रव से वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। लेकिन कुछ समय पश्चात ये जो वाष्प है वो वापस क्या हो जाती है? संघनित होना शुरू हो जाती है। यानी कि वापस द्रव में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वाष्प से द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है संघनन की प्रक्रिया। क्या होती है? संघनन की प्रक्रिया। जब हमारे पास कोई भी द्रव पदार्थ होता है और उसको हम वाष्प में बदलते हैं, वो प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। और जब हमारे पास कोई भी वाष्प होता है, वाष्प को हम द्रव अवस्था में संघनित करते हैं, तो वो प्रक्रिया संघनन की कहलाती है। तो एक अवस्था ऐसी आती है, निश्चित टेम्परेचर पर जा कर के द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्य अवस्था में आ जाती है। कैसे आ जाती हैं? साम्य अवस्था में आ जाती हैं। अब देखो, साम्य अवस्था में आने के पश्चात ये जो वाष्प होती है, इस वाष्प का द्रव की सतह पर दाब लगाया जाता है। वो दाब भी क्या होता है? वाष्प दाब होता है। उसे क्या कहेंगे? वाष्प दाब, या क्या कहेंगे? संतृप्त वाष्प दाब। यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पर जा कर के जब द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्य अवस्था में आ जाती हैं तो उस टाइम वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब होता है वो ही उसका वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब होता है। तो ये तो द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब की बात हो गई। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। क्या है? द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो हमारे पास में यहाँ पर ए और बी दो अवयव हैं और दोनों ही क्या है? द्रव अवस्था के अंदर है। ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर बेलजार से ढका हुआ है और बीकर के अंदर क्या ले रखा है? विलायक ले रखा है। क्या ले रखा है? विलायक। तो विलायक का जो वाष्प दाब है उसको हम पी नोट से शो करते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है? विलयन ले रखा है। क्या ले रखा है? विलयन ले रखा है।
तो विलयन का वाष्प दाब जो है उसको हम P से नोट करते हैं, यानी कि विलायक का वाष्प दाब P नोट हो गया और विलयन का वाष्प दाब सिर्फ P से, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर विलायक है, विलायक के अंदर वाष्प दाब का मान ज़्यादा है, यानी कि दाब ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब इसके अंदर विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसे बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। वो कमी किसके बराबर हो जाएगी, P नोट माइनस P के बराबर हो जाएगी। तो वाष्प दाब अवनमन जो आया है वो P नोट माइनस P हो जाएगा, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा और विलयन का वाष्प दाब कम है। हमने क्या किया, एक बीकर में विलायक रखा है, एक में विलयन रखा है, और उनको बेलजार से ढक दिया। तो विलायक की जो वाष्प होती है वो द्रव की सतह पर अधिक दाब डालती है, और जो विलयन के अंदर जो वाष्प होती है वो द्रव पर इतना कम दाब डालती है, इसलिए इसका दाब कम हो जाता है। इसका दाब कम होने का जो कारण है वो ये है कि जो विलयन है, विलायक है वो क्या कर रहा है, अपनी सतह को छोड़कर नहीं जा रहा। कहने का मतलब है कि यहाँ से निकल कर के वाष्प में नहीं बदल रहा विलायक, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, विलेय पदार्थ है वो अपने विलायक में घुलकर रहना पसंद करता है। कहने का मतलब है कि ना तो विलायक वाष्प में चेंज हो रहा है, और विलेय है वो भी अधिक से अधिक मात्रा में विलायक में घुलना चाहता है, तभी हमने इसको विलयन नाम दिया। यहाँ पर वाष्प के रूप में विलायक नहीं बदलेगा तो वाष्प की मात्रा कम होगी, इसलिए वाष्प के द्वारा सतह पर दाब कम डाला जाएगा, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा और विलायक का वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, द्रव विलयनों के वाष्प दाब का अध्ययन करने के लिए एक नियम लेते हैं, और उस नियम का नाम है राउल्ट का नियम। उस नियम को बोलते हैं राउल्ट का नियम, जो अलग अलग विलयनों पर लागू होता है। कि एक बार हम क्या करें, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन ले लें, और एक बार हम क्या करें, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन ले लें। तो अब आता है राउल्ट का नियम। क्या आएगा, राउल्ट का नियम। तो ये दो प्रकार, इस जो नियम को है वो दो प्रकार से समझाया गया है, यानी कि एक बार तो क्या होता है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, और एक बार क्या होता है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए लागू किया जाता है। तो इसको दो प्रकार से लागू करते हैं, विलेयशील वाष्पशील विलेय युक्त वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम। आगे बात समझ में। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का जो नियम होता है वो दो प्रकार से दिया गया है, एक बार वाष्पशील विलेय के लिए और एक बार अवाष्पशील विलेय के लिए। तो वाष्पशील विलेय के लिए लेते हैं तो यहाँ पर विलेय और विलायक दो चीज़ें लेते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होती है, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है।
अवाष्पशील के अंदर क्या होता है, जो विलय है उसकी उपस्थिति इतनी अनिवार्य नहीं होती, सिर्फ विलय की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो पहला हम लेते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखिए यहाँ पर विलय और विलायक दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। एक को अवयव क्या मान लिया, ए मान लेते हैं, और एक को मान लेते हैं अवयव बी, क्या मान लेते हैं, अवयव बी। ठीक है, इसके लिए जो आंशिक दाब होगा वो पी ए हो जाएगा, और इसके लिए आंशिक दाब जो होगा वो पी बी हो जाएगा, और इसके लिए आंशिक मोलविन होगी वो एक्स हो जाएगी, और इसके लिए मोलविन जो होगी वो एक्स बी हो जाएगी। अब बात आती है मोलविन की। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी बुक में मोलविन नहीं दी हुई, आपके सिलेबस में देनी चाहिए थी। अब यहाँ आपको मोलविन नहीं पता, इसलिए सबसे पहले मैं क्या करवाऊँगी, आपको मोलविन करवाऊँगी पहले, फिर उसके बाद हम राउल्ट नियम को पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए, हमें मोलविन और मोललता दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, और ये दोनों आपके सिलेबस में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पहले मोलविन करवा देती हूँ। मोलविन क्या होती है, सबसे पहली बात तो मोलविन, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, मोलंस भी बोल सकते हैं अपने, या फिर इसको बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब देखो हमारे पास में एक अवयव है और प्लस दूसरा बी अवयव है। ठीक है, इस अवयव के लिए मोलविन एक्स से ले रहे हैं, और इस अवयव के लिए हम मोलविन क्या ले रहे हैं, एक्स बी ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोलविन को क्या करते हैं, एक्स से नोट करते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगी, एक अवयव के मोलों की संख्या, एक अवयव के मोलों की संख्या बटा में, क्योंकि मैं मोलविन की आगे भी जरूरत पड़ेगी, इससे आगे वाले टॉपिक जैसे वाष्प दाब में अपेक्षी का मनन करेंगे, कौथना कुन्या निमा का मनन करेंगे, वहाँ पर हमें मोललता की जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों को करना पड़ेगा हमें। तो एक बार हम मोलविन करते हैं, एक अवयव के मोलों की संख्या बटा में अवयवों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो जो अवयव हैं वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम पहले अवयव के मोलविन ज्ञात करनी है, तो उस अवयव का मोलों की संख्या लेंगे बटा में उसके कुल मोलों की संख्या। जैसे एक्स ए के लिए ज्ञात करनी है, तो एक्स ए के लिए मोलों की संख्या एन ए हो जाएगी, और इसके लिए मोलों की संख्या एन बी हो जाएगी, और टोटल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी हो जाएगी कुल, अगर ज्ञात करेंगे तो। आगे बात समझ में। तो एक्स ए के लिए मोलों की संख्या तो हम ऐसे कहेंगे, अवयव ए के मोलों की संख्या, अवयव ए के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या या कुल अवयवों के मोलों की संख्या। ठीक है, तो एक्स ए का ज्ञात करेंगे तो ए के लिए एन ए हो जाएगा, और बटा में दो अवयव लिए तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, और एक्स बी के लिए ज्ञात करेंगे तो एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। और हमेशा ही मोलविन जो होती है उनका जो टोटल होता है हमेशा ही एक के बराबर होता है, चाहे दो अवयव हो, चाहे तीन अवयव हो, चाहे चार अवयव हो, कितना ही लिया हो, मोलविन का जो मान है वो हमेशा ही एक होता है। देखिए मोलविन मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, दो अवयव लिए हैं तो दोनों के लिए मोलविन ए बी हो गई, मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या। मोलविन का सूत्र एक अवयव के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या, ए के लिए एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, और बी के लिए एन बी एन ए प्लस एन बी, और टोटल क्या किसके बराबर होता है,
1 के बराबर। अब बात आई है मोल भिन्न की। अब आपको क्या आ गई, मोल भिन्न समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने ए व बी दो वाष्पशील अवयवों का जो आंशिक आंशिक जो दाब होता है वो क्या होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार अगर हम वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए नियम पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनका जो वाष्प दाब होता है वो विलय और विलायक दोनों के घटकों से बना होगा, और दोनों घटकों को लेंगे और जो अवयव ए और बी का जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक जो दाब है पी ए और पी बी से नोट करेंगे वो मोल भिन्न के समानुपाती हो जाएगा। तो पी ए समानुपाती हो जाएगा एक्स ए के। ये ए अवयव की मोल भिन्न है। अब हम क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पी ए नोट एक्स ए आ जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ए अवयव के लिए लिया है हमने, क्या लिया है, ए अवयव के लिए लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो पी ए है वो क्या है, अवयव ए का आंशिक दाब, क्या है, आंशिक दाब। और एक्स ए है वो क्या है, मोल भिन्न है, मोल भिन्न है किसकी, अवयव ए की। इसी तरीके से बी की भी हो जाएगी। तो बी का आंशिक दाब बी मोल भिन्न के समानुपाती हो जाएगा। तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो ये आ जाएगा पी बी नोट एक्स बी। उसके बाद में विलयन का कुल वाष्प दाब, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P, और P जो होगा वो PA प्लस PB के बराबर हो जाएगा। मान रख देंगे हम। तो इक्वेशन 1 व 2 से इक्वेशन 3 में मान रखने पर आगे बात समझ में। तो P बराबर क्या हो जाएगा, PA नोट XA और प्लस में PB नोट XB, ये आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या कहा था कि दोनों मोल भिन्नों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 2 मोल भिन्न हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी मोल भिन्न हो, उसका जो योग होता है वो हमेशा ही 1 के बराबर होता है। मोल भिन्न का जो योग होता है वो हमेशा ही 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आप देखिए हम क्या करेंगे, XA, चूँकि XA प्लस XB बराबर क्या है, 1 है, तो हम क्या ज्ञात करें, XA ज्ञात करें। XA ज्ञात करेंगे तो 1 में से XB घटाएंगे तभी XA की वैल्यू आएगी, हमें प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ पर XA की वैल्यू प्राप्त होगी। इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखोगे तो XA का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, इक्वेशन 4 में रखने पर हमने क्या किया, इसका मान इक्वेशन 4 में रखेंगे तो P बराबर PA नोट, और यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस XB प्लस में PB नोट XB। P बराबर PA नोट, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ये माइनस हो जाएगा, PA नोट XB प्लस में PB नोट XB, यह आ जाएगा। P बराबर PA नोट, इसको इधर ले आएंगे तो PB नोट XB माइनस PA नोट XB आ जाएगा। P बराबर PA नोट प्लस XB कॉमन ले लेंगे और PB नोट माइनस PA नोट, ये जो इक्वेशन प्राप्त हो गई हमें इक्वेशन 5। ये इक्वेशन जो 5 है वो क्या है, हमारे जो वाष्पशील विलय युक्त विलयन पर लागू होती है। और जब हम इस इक्वेशन के अनुसार
हम वाष्प दाब और जो मोलबिन होती है उसके मध्य ग्राफ बनाते हैं तो एक रेखीय फलन के रूप में प्राप्त होता है। जो ग्राफ जो होता है वो एक रेखीय फलन के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, वाष्प दाब लेंगे। क्या लेंगे, वाष्प दाब, जो PA0 और PB0 से शो किया गया है। और यहाँ क्या लेंगे, मोलबिन लेंगे। क्या लेंगे, मोलबिन लेंगे। तो यहाँ पर XA बराबर 1 और XB बराबर क्या हो जाएगी, 0। यहाँ XA बराबर 0 और XB बराबर 1। जब XA बराबर 0 होता है तो ये रेखीय फलन के रूप में ये जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से प्राप्त होता है हमें। ये PA0 पर आकर मिलता है। जब XB 0 होता है उस टाइम ये जो रेखीय फलन है वो PB0 पर प्राप्त होता है। और इन दोनों को मिलाते हैं तो ये P टोटल होता है PA प्लस PB के बराबर। ये जो होगा वो PA बराबर PA0 XA के बराबर होगा। और ये जो है वो PB बराबर P0 XB के बराबर होगा। तो जब हम वाष्प दाब और मोलबिन के मध्य ग्राफ बनाते हैं या उनको वक्र के रूप में शो करते हैं तो एक रेखीय फलन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हमारा राउल्ट के नियम के अनुसार विलियन का जो पहला नियम लागू किया था वो था वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के राउल्ट का नियम। इसके अंदर अवयव A और B दोनों की प्रधानता होती है। दोनों के लिए दाब होता है PA PB होता है। दोनों की मोलबिन XA XB होती है। पहले का आंशिक दाब पहली मोलबिन के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो PA0 XA आ जाएगा। PA अवयव A का आंशिक दाब और XA जो होती है वो मोलबिन होती है। PB जो होती है वो XB के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हमें PB बराबर PB0 XB इक्वेशन नंबर 2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो विलयन का कुल वाष्प दाब P जो PA प्लस PB के बराबर होता है मान रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाएगी। XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। XA ज्ञात करना है तो 1 माइनस XB, XB ज्ञात करना हो तो 1 माइनस XA। XA का मान इक्वेशन 4 में रखेंगे। रखने के पश्चात ये इक्वेशन प्राप्त होती है। फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, PA0 माइनस आ जाएगा PA0 XB और इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। फिर XB को कॉमन लेंगे और हमें इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग जब वाष्प दाब और मोलबिन के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो रेखीय फलन के रूप में प्राप्त होता है। जब XA बराबर 0 होता है तो PA0 पर प्राप्त होता है जो PA बराबर PA0 XA के बराबर होता है। जब हमारे पास XB बराबर 0 होता है तो ये PB0 पर प्राप्त होता है और PB बराबर PB0 XB के बराबर होता है। P जो टोटल है वो PA प्लस PB के बराबर होता है। जब हमारे पास XA बराबर 1 होता है या XB बराबर 1 होता है तो ये प्योर XA और B बराबर 1 हो तो उस टाइम ये क्या करते हैं, प्योर अवयव A और B को शो करते हैं। तो ये हमारा राउल्ट नियम का पहला पॉइंट था, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद।